सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्पलीफाइड। मेरा नाम देवेश है और हम कंटिन्यू करेंगे अपना इंडियन पॉलिटी का जो क्रैश कोर्स सीरीज है फॉर जीकेएस प्रीलिम्स 2022। और लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 तक कवर किए थे, एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22. सो फर्स्टली लेट्स सी what the article says. It says it gives protection to person who are arrested or detained. ठीक है, सो जो लोग अरेस्ट हुए हैं या डिटेन हुए हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। और डिटेंशन फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरह की होती है, वन इज प्यूनिटिव एंड वन इज प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मींस दैट यू हैव बीन डिटेन्ड और आपको जेल में डाला गया है, इम्प्रिजन किया गया है आफ्टर यू हैव कमिटेड द एक्ट। ठीक है, आपने क्राइम कमिट कर लिया, उसके बाद में आपको जेल में डाला गया है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर यू आर imprisoned or detained so as to prevent crime or disruption of public order. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये काफी कॉमन है टर्म जो न्यूज में सुनने को मिलती है, खासकर जेएनके कॉन्टेक्स्ट में। सो पहला जो प्रोविजन है दैट इज रिगार्डिंग डिटेंशन अंडर ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हमें ग्राउंड्स बताने हैं उनको कि किस ग्राउंड्स पे, किन बेसिस पे हमें अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड इज राइट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। हमें एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा जो हमें बताएगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, कौन से राइट्स हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जो हमें डिफेंड करेगा इन कोर्ट। ठीक है, थर्ड इज राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, हमें एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा विद इन 24 आवर्स और एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ये इसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं होगा जो हमें जहां क्राइम एक्ट कमिट किया गया हो, जहां हमारा मजिस्ट्रेट है उसके बीच में ट्रैवलिंग टाइम जो होगा। थर्ड इज राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। यानी कि अगर हमें मजिस्ट्रेट जो जज है वो 24 घंटे से ज्यादा की रिमांड में नहीं देते हैं, उस सिनेरियो में हमें 24 घंटे के बाद पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स जो आई फील आर रेलेवेंट वो ये हैं कि नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस है उनके अवेलेबल नहीं है, या फिर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन और एनिमी एलियंस, इन दोनों को ये जो लॉज हैं, जो राइट्स हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडेड। सेकेंडली, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर ही लागू होता है या फिर क्वाजी क्रिमिनल एक्ट्स के ऊपर, नॉट ऑन सिविल एक्ट्स। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, दे कैन आस्क यू दीज थिंग्स। और दूसरा जो है जो प्रोटेक्शन है दैट इज फॉर डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा की डिटेंशन नहीं हो सकती अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड जो पार्लियामेंट बनाएगा वो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट के लिए बोले। सेकंड, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो जो डिटेनू है उसको मिलना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जिसको डिटेन किया जा रहा है उसको बताने पड़ेंगे। थर्डली, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर टू द रिक्विजिट अथॉरिटी। ठीक है, सो ये आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इस पार्लियामेंट की कुछ पावर्स हैं रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। ठीक है, फर्स्ट इज कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है क्लासेस ऑफ सिटीजन या सर्कमस्टांसेस फॉर विच डिटेंशन पीरियड कैन एक्सीड 3 मंथ्स। यानी कि 3 महीने से लंबा जो डिटेंशन पीरियड है पार्लियामेंट डिफाइन कर सकती है वो किन सर्कमस्टांसेस में और किसके लिए वो लागू होगा। ठीक है, और ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया होगा जो पार्लियामेंट ने उसका रेफरेंस के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर। सेकंड इज मैक्सिमम पीरियड जो है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। 3 महीने तो उन्होंने बता दिया कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट सपोज अलाउ कर दिया कि 3 महीने से एक्सटेंड कीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को, तो कितनी देर तक होनी चाहिए, दैट वुड आल्सो बी रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, थर्ड इज प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी बाय एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड जो आपको रिकमेंडेशन देगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन एन इंक्वायरी। ठीक है, उस इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा दैट वुड आल्सो बी गिवन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड 3 महीने से कम करके 2 महीने का रिकमेंड किया गया था, बट ये अभी तक फोर्स में नहीं आ पाया है। ये पॉइंट सही है कि रिकमेंड किया गया है बट इट इज नॉट इन फोर्स, रिमेंबर दिस फैक्ट।
एंड लास्टली जो मेरे को लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, वो कि पार्लियामेंट जो है वो 3 इश्यूज के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बना सकती है. फर्स्ट इज डिफेंस, सेकंड इज फॉरेन अफेयर्स एंड थर्ड इज सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता. फॉर एग्जाम्पल है नेशनल लेवल पर जो डिटेंशन एक्ट है दैट इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. सेकेंडली दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर जो है वो किन इश्यूज पर बना सकते हैं? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज. इसके डिफरेंस के ऊपर दे माइट आस्क यू क्वेश्चन. ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट. ये माइन्यूट डिफरेंसेस अच्छे से पढ़िए. सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 और 24 जो है दे गिव सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है, इट सेज आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. सो बेगार is known as forced labor without remuneration, यानी कि आपको फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए विदाउट एनी पे. ओके, और फोर्स लेबर इज मेकिंग यू डू वर्क विदाउट योर कंसेंट, आपकी मर्जी के बगैर आपको काम करवाया जा रहा है. और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जिसे हम तस्करी भी कहते हैं, दे आर ऑल प्रोहिबिटेड. इंपॉर्टेंट चीजें अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, और कुछ लॉज बनाए गए हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए. बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कोड एंड मिनिमम वेजेस. These are to ensure that one is not forced to do any work. ठीक है, एक्सेप्शन हर एक फंडामेंटल राइट के लिए है और यहाँ भी है, जो विच इज स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस. यानी सपोज वॉर टाइम में स्टेट कैन आस्क कि ऑल एडल्ट मेल हु आर हेल्दी वो आके मिलिट्री में काम करें. ठीक है, ये स्टेट के पास डिस्क्रिशन है. और ये जो ये जो कंपल्सरी सर्विस है, this cannot be discriminatory on the grounds of race, religion, caste and class. Okay, यहाँ पे ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है. एंड आर्टिकल 24 it protects children below age of 14 from employment in any factory, mine or other hazardous activities. ठीक है, 14 साल के कम के जो बच्चे हैं they cannot be made to work in factory, mine या फिर other hazardous activities. For example, mining में या पटाखे की फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्रीज में, जो उनके लिए काफी डेंजरस हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं. इस टाइम पे छोटे से भी अगर आपकी हेल्थ को क्राइसिस हो जाए, दैट कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. इसके लिए कुछ लॉज बनाए गए. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड स्टार्ट किया गया. देन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बनाया गया. ठीक है, और इसके अलावा कुछ और राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो चिल्ड्रन के लिए बनाए हैं. और मैं एक बार बोल देता हूँ, आर्टिकल 24, 39E, 39F, 21A जो राइट टू एजुकेशन देता है, 45 जो 0 से 6 इयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए प्रोविजन है डीपीएसपी के अंडर, और इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कवर किया है रिसेंटली. देन 47 विच इज राइट टू न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल मिड डे मील जो स्कूल्स का चलता है, दैट इज अंडर दिस आर्टिकल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स. राइट्स 25 से लेकर 28 तक दे आर राइट टू फ्रीडम. और आर्टिकल 25 की जहां तक बात करें, पहली चीज दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स ओनली. ठीक है, और ये क्या बोलता है? इट सेज ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन. यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स हैं जिनको समझना जरूरी है. कॉन्शियंस का मतलब है योर इनर रिलीजियस व्यूज, योर इनर रिलेशंस विद गॉड. आप किस भगवान में विश्वास करते हैं, आप कौन से धर्म में विश्वास करते हैं, आप किस तरह से भगवान को पूजना पसंद करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर योर कॉन्शियंस. ठीक है, एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, यानी कि आप दुनिया को बता सकते हो कि ओके आई एम अ हिंदू, ठीक है, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन, और मेरे ये व्यूज हैं. एंड प्रैक्टिस, यानी कि जो रिचुअल्स उसके साथ एसोसिएटेड है, पूजा करना है, नमाज पढ़ना है, यू कैन फ्रीली डू दीज. एंड प्रोपगेट रिलीजन. प्रोपगेट रिलीजन का मतलब है रिलीजन के आपके जो व्यूज है, फॉर एग्जांपल इस्लाम के जो टेनेट्स हैं, आप उसको अब बता सकते हैं लोगों के कि इस्लाम ये कहता है, कुरान में ये लिखा है. सिमिलरली हिंदूज के से गीता में ये लिखा है, हिंदुइज्म की बेसिक फिलोसफी ये है. सिमिलरली फॉर सिक्स, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा. ठीक है, that is to proper right to propagate religion. सुप्रीम कोर्ट ने रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कहा कि ये जो राइट टू प्रोपगेट रिलीजन है,
This does not mean right to convert. Very important, you cannot convert anyone. आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपके रिलीजन में क्या फिलोसफी क्या है, खासियत क्या है, बट आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. वन इज पब्लिक ऑर्डर, सेकंड इज मोरालिटी, थर्ड इज हेल्थ, एंड फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम है उसके कारण अगर कोई भी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ अगर वायलेट हो रहा है, देन आर्टिकल 25 वुड बी नल एंड वाइड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पर्टिकुलर प्रोविजन आर्टिकल 25 को मेक्स द वीकेस्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये प्रोविजन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टेट हैज अ रोल टू प्ले इन रिलीजियस अफेयर्स ऑल्सो. पहला तो स्टेट रेगुलेट करता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और या फिर जो अदर सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं, जो रिलीजियस, जो बिलीफ के एस्पेक्ट्स नहीं है बट सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं, उनको स्टेट रेगुलेट कर सकता है. दूसरा, सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म के लिए हिंदू जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट उनको खोल सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर दलित या फिर लोअर कास्ट को स्टेट परमिशन नहीं दी जाती टेंपल में एंटर करने के लिए, तो स्टेट कैन इन्वोक आर्टिकल 17 एंड से दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज अनटचेबिलिटी, ठीक है. एंड इन दिस राइट हिंदूज इंक्लूड्स सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ठीक है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. प्लीज इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा. और जहां आर्टिकल 25 वाज अबाउट इंडिविजुअल्स, आर्टिकल 26 इन्वोक्स ग्रुप राइट्स, ठीक है. यहाँ पे वर्ड यूज किया रिलीजियस डिनोमिनेशंस, और इट सेज, पहला तो रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है. और जो इंस्टीट्यूशंस बनाए या फिर जो इनके रिलीजियस डिनोमिनेशन के अपने अफेयर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं, वो ये खुद मैनेज कर सकते हैं. थर्ड, religious denominations can own and acquire movable and immovable property. अगर आप इंडिया में ही सपोज साउथ में जाएं तो टेम्पल्स हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड लॉट्स ऑफ लैंड, ठीक है. एंड दे हैव एवरी राइट टू ओन एंड एक्वायर सच प्रॉपर्टी. थर्ड एंड फोर्थ, दे हैव राइट टू एडमिनिस्टर दैट प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी एक्वायर की, दे कैन एडमिनिस्टर दैट आल्सो, ठीक है. सो दीज आर अबाउट राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस और एज अ ग्रुप राइट. अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है, और जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो क्लॉज था आर्टिकल 25 में, दैट डज नॉट अप्लाई हियर. द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 26 कंफ्यूजिंग है, और दिस कैन बी आस्क्ड, ओके. एंड इंपॉर्टेंटली एक एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्राइन है. दिस वाज इन्वेंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शिरूर केस, ठीक है. एंड इट सेज दैट देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो कि एक रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, और उन प्रैक्टिसेस को आप एब्रिज नहीं कर सकते. अ रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज राइट टू ऑब्जर्व दोस प्रैक्टिसेस, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 27. इट सेज कि पब्लिक मनी जो है दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. अगर वो यूज होगा तो सब रिलीजन के लिए बराबरी से यूज होगा, देयर वुड बी इक्वालिटी अमंग ऑल रिलीजन्स, बट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं यूज हो सकता, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजन. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट किसी भी रिलीजन की हेल्प नहीं करेगी, बट स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की पब्लिक फंड से, जो टैक्सेस लोग पे करते हैं, वहां से हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है. तो और इम्पोर्टेंटली टैक्सेस बेशक ना कोई पर्टिकुलर रिलीजन अप्लाई कर पाए, बट फी कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी टेम्पल्स में जाते हैं, वहां पे देयर इज अ एंट्री फी जो यूज होती है टू इंश्योर सेफ्टी, हाइजीन, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस ऑफ द एरिया, सो दैट कैन बी कलेक्टेड, ओके. सो वी आर डन विद आर्टिकल 27. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 28, which is about religious education. It says कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फुली फंडेड बाय स्टेट है, वहां पे
religious education cannot be instructed. ठीक है, और 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कवर करते हैं ये. फर्स्टली जो पूरी तरह से स्टेट मेंटेन करता है, वहां पे कंप्लीट प्रोहिबिशन है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पे. जो स्टेट एडमिनिस्टर करता है बट दे आर ओन्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजियस डिनोमिनेशंस, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी फ्रीली गिवन. और तीसरा वो है जहां पे स्टेट या तो एड देता है या फिर रिकॉग्निशन है स्टेट की, वहां पे भी देयर इज वॉलंटरी रिलीजियस एजुकेशन. ठीक है, और जब कोई माइनर है, सपोज जो अडल्ट नहीं है बच्चा, उस केस में पेरेंट्स की कंसेंट गिनी जाएगी. तो ये 3 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्लासिफाई कर पाना, समझ पाना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आर बेसिकली माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं. आर्टिकल 29 says any section of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same. इंपॉर्टेंट चीजें जो कुछ नोटिस करनी चाहिए. 29 to 30 सुनते ही हमें लगता है कि these are just for minorities, बट यहाँ क्या लिखा है? Any section, यानी they can be majority, they can be minority, बट वो कहीं भी रह सकते हैं, बट उनके पास एक डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एंड दे विल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. ठीक है, और दूसरा ये कहता है no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of state on grounds of religion, race, caste और language. ठीक है, आई होप ये दोनों आर्टिकल आपको क्लियर होंगे. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज टू. ठीक है, सेकेंडली पॉलिटिकल स्पीचेस या फिर प्रोमिसेस मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो पॉलिटिकल स्पीचेस दी जाती हैं या फिर प्रोमिसेस किए जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज includes right to agitate, does not include a right to agitate, ऐसे 4 statements दिए होंगे. So you should know about this. And importantly, any citizen does not mean minority. Does not necessarily mean minority. But unique script होनी चाहिए, distinct language होनी चाहिए और unique culture होना चाहिए, और they can conserve it. Okay. Now let's move on to Article 30, which grants Article 30 is for minorities. It grants rights to minorities. They can be both religious or linguistic. ठीक है, it says they have a right to establish and administer educational institutions of their choice. Secondly, they have a right to proper compensation in case of a compulsory acquisition of property of minority institutions. यानी कि, और तीसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड बाय स्टेट. यानी कि पहला तो दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस, अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सेकेंडली, अगर जो प्रॉपर्टी वो इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं उसको स्टेट को एक्वायर करना पड़े फॉर सम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, देन प्रॉपर कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड. थर्डली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जो स्टेट एड ग्रांट करती है डिफरेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को उसमें. ठीक है, ये 3 राइट्स हैं. और एक और राइट जो इंक्लूड हो रहा है, दैट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इम्पार्ट एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेज. मदर टंग में जो एजुकेशन इम्पार्ट करने का राइट है वो इन माइनॉरिटीज को है, दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी है, एजुकेशन रेट बढ़ाना है, तो मदर टंग की एजुकेशन जो है स्पेशली इन द यंगर एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब टीएम पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी जो है वो लेस देन 50% इन अ स्टेट अगर कोई कम्युनिटी की है तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ फैक्ट आई थॉट यू शुड नो. अब आर्टिकल 30 के पीछे जो रैशनल है, दैट इज टू एंश्योर इक्वालिटी विद मेजॉरिटी. ओके, मेजॉरिटी के साथ में बराबरी की लाने के लिए ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये ऑब्जेक्टिव था इसका. अब एब्सोल्यूट तो है नहीं, एक्सेप्शंस होंगे. फर्स्टली,
अगर कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी चला रही है तो उस पे जो स्टेट लॉज हैं विच आर अबाउट सेफ्टी, मिनिमम इनकम, ठीक है, वर्क प्लेस कंडीशन, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, ठीक है, एकेडमिक एक्सीलेंस यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दे विल हैव टू बी इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट रेगुलेशन। यहाँ पे स्टेट का रोल आएगा। यानी कि आप माइनॉरिटी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ा लेंगे, किसी भी तरह से काम करवा लेंगे। यू विल हैव टू अबाइड बाय द बेसिक मिनिमम रूल्स। अनदर इम्पोर्टेंट, राइट। अब इसमें एक्सेप्शन वगैरह हर एक आर्टिकल के थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज दे कैन आस्क यू कि आर्टिकल 30 के अंडर एक्सेप्शंस क्या है। इज राइट अंडर आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट और इज इट क्वालिफाइड? इट इज क्वालिफाइड बाय व्हाट? 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। So do read these things. Now next topic is Article 32 और we know that it is the favorite topic of JKPSC. Last 2 एग्जाम्स में 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से और काफी पसंद है इनको ये आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन पे एक बार बाद में आते हैं। सो आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच मीन्स कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है बाय स्टेट और इंडिविजुअल, you can directly approach the courts, both high court and especially supreme court. और अंबेडकर ने कहा था कि this is heart and soul of the constitution and he also called it the most important article in the constitution. ये आपको पूछा जा सकता है कि which heart and soul of constitution क्या है? That is article 32. It is part of the basic structure. Supreme Court ने कहा कि article 32 is part of the basic structure. Now इसके अंदर क्या क्या किया जा रहा है? It says right to remedies for enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. ये हमने डिस्कस किया। Now you have the right to move the Supreme Court. और कोई राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर आपका वायलेट हो रहा है, याद कीजिए हमने डिस्कस किया था डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका वायलेट हो रहा है, यू डोंट हैव द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर वायलेट हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट, वो डायरेक्टली इशू डायरेक्शन कर सकता है, ऑर्डर्स डिक्टेट कर सकता है या रिट्स इशू कर सकता है। थर्ड, पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी ये चीज करने के लिए इजाजत दे सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही कर सकते हैं। पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई लोअर कोर्ट भी डायरेक्शंस, रिट्स, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, ठीक है। फोर्थ, right to move the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution. यहाँ पे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सिर्फ उसी सिनेरियो में आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अंडर आर्टिकल 359 ये राइट सस्पेंड हो जाएगा। हम इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये चीज और क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए ये फैक्ट आपको याद रखना है, ओके। नाउ सुप्रीम कोर्ट का इस आर्टिकल के अंदर क्या पावर्स है? इतनी वाइड पावर्स अगर सुप्रीम कोर्ट को दी है, इतनी इंपॉर्टेंट पावर सुप्रीम कोर्ट दी है, तो इट इज राइटली कॉल्ड डिफेंडर एंड गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, they will ask you who's the defender and guarantor of fundamental rights, which is the most important article in the constitution. Which article is the heart and soul of the constitution? Article 32. Supreme Court has original and wide powers, ठीक है। सो ओरिजिनल का मतलब है कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, और वाइड पावर्स का मतलब है सिर्फ ऑर्डर ही नहीं दे सकता, डायरेक्शंस भी और रिट्स भी इशू कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अनदर इज जुरिसडिक्शन नॉट एक्सक्लूसिव, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रूलिंग नहीं दे सकता। आपके पास राइट है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट हाई कोर्ट की भी को एग्जिस्टेंट जुरिसडिक्शन है यहाँ पे। अंडर आर्टिकल 226 यू कैन ऑल्सो अप्रोच हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पॉसिबल हो, आपकी मर्जी है, अगर पॉसिबल हो, यू शुड फर्स्ट गो टू हाई कोर्ट, यानी कि इट्स अ डायरेक्टिव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन दिस। नाउ विल टॉक अबाउट रिट्स। तो हमने देखा कि रिट्स जो हैं, 5 तरह की रिट्स हैं जो इंडिया के लिए अप्लाई हो रही हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे अभी। तो डिफरेंस जो रिट जुरिसडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है दैट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट हाई कोर्ट जो है वो और लीगल राइट के लिए भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सेकेंडली,
वाइडर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रिट की है सुप्रीम कोर्ट के पास, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की ऑल ओवर इंडिया अप्लाई हो रही है, और हाई कोर्ट के पास वहीं तक ही होगी जहां जहां तक की उनकी बाउंड्री होगी। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है, दे विल हैव रिट जुरिस्डिक्शन इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट की रिट्स जो है, दे आर नॉट डिस्क्रिशनरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है, अगर कोई अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू आंसर टू द विद द रिट्स। बट हाई कोर्ट के साथ वो नहीं है, उनकी मर्जी है, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे तो करें, रिट इशू करना चाहे तो करें, बट अगर नहीं करना चाहते, इट्स देयर ओन डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ रिट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट रिट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, जहां पे उनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था। सिर्फ याद रखिएगा कि रिट्स कहां से बोरो हुई है, इंग्लिश लॉ से। ओके, फर्स्ट रिट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हेबियस कॉर्पस, which literally means to have body of। ठीक है, और रिट्स को हम दोस्तों तीन हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला, उसका पर्पस क्या है, दूसरा, किसके अगेंस्ट इशू की जा रही है, और तीसरा, किस किस सिनेरियो में या किसके अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती। अगर क्वेश्चन आएगा तो रिट्स के रिगार्डिंग यहीं से आएगा। ठीक है, इनको अच्छे से समझते हैं। तो हेबियस कॉर्पस का पर्पस है टू ब्रिंग अ डिटेनी और अ प्रिजनर बिफोर द कोर्ट टू डिटरमाइन इफ इम्प्रिजनमेंट इज लॉफुल। यानी कि सपोज किसी को अरेस्ट किया गया है और वो इंसान या उसके बिहाफ पे कोई और सुप्रीम कोर्ट में जाता है एंड सेज कि भाई इसको इलीगली डिटेन किया गया है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ रिट टू द अथॉरिटी जिसने अरेस्ट किया गया है, टू ब्रिंग डिटेनी बिफोर द कोर्ट, जिनको अरेस्ट किया गया बिफोर द कोर्ट, ताकि सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन कर सके वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो लॉफुल है या नहीं, और अगर वो लॉफुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट विल ऑर्डर की इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा गया है। ठीक है, आर्बिट्ररी डिटेंशन को से इंसान को, एक इंडिविजुअल को ये बचा रहा है। किसके अगेंस्ट इशू किया जाएगा, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटीज। ठीक है, यानी कि कोई अगर सपोज किसी को एक सिटीजन ने दूसरे सिटीजन को भी इलीगली डिटेन किया गया हो, बंद किया गया कहीं पे, इन दैट सिनेरियो आल्सो दिस रिट विल होल्ड, और पब्लिक अथॉरिटीज के लिए भी। कहां पे इशू नहीं हो सकती, लॉफुल डिटेंशन। रिट का पर्पस ही यही है कि इंश्योर टू जज वेदर द डिटेंशन इज लॉफुल और नॉट। सेकंड, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। अगर लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट या फिर कोर्ट के कंटेम्प्ट का केस हो, उस केस में ये रिट नहीं अप्लाई होगी। अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट डिटेन करता है, यानी कि कोर्ट खुद ऑर्डर पास करता है, इन दैट केस आल्सो ये हिबियस कॉर्पस की रिट नहीं इशू हो सकती। और फॉर एग्जांपल जो डिटेंशन है, दैट इज आउटसाइड कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। फॉर एग्जांपल कोर्ट मार्शल के बाद में किसी को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, दैट विल बी आउटसाइड कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, उस केस में हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द सेकंड रिट व्हिच इज मैंडेमस। इट मींस वी कमांड। ठीक है, पर्पस क्या है, ये रिट जो है वो कोर्ट द्वारा एक पब्लिक ऑफिशियल को इशू किया जाता है, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर रहा, और एक एग्रीव्ड पर्सन गोज टू कोर्ट एंड सेज कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, एंड कोर्ट वुड इशू अ रिट टू द ऑफिसर सेइंग कि अपनी ड्यूटी आपको करनी है। ठीक है, किसके अगेंस्ट इशू हो रही है, पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, लोअर कोर्ट्स, इंफीरियर कोर्ट्स जो हैं। फॉर एग्जांपल रेट्स तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करते हैं जनरली, तो दे वुड आस्क लोअर कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, की अपना काम अच्छे से कीजिए, ट्राइब्यूनल्स एंड जनरली गवर्नमेंट। ओके, इंपॉर्टेंट किसके अगेंस्ट हो रही है, सिर्फ पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट हो रही है ये। किसके अगेंस्ट नहीं की जा सकती, पब्लिक, इंडिविजुअल और बॉडी। ठीक है, नॉन स्टेट्यूटरी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो लीगल इंस्ट्रक्शंस, एक रिटन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उस केस में नहीं हो सकता। फॉर डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज, यानी कि वो ड्यूटीज जहां पे आपको कंपलसरी नहीं है करना, बट आपकी डिस्क्रिशन है, जहां आपका राइट है कि आप चूज कर सकते हैं वेदर टू डू इट और नॉट, उस केस में भी इशू नहीं होगी। टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी कि बाय कॉन्ट्रैक्ट जो ऑब्लिगेशन है, उस केस में भी नहीं होगी। प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटी है, हमने पढ़ा कि दे हैव वाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट क्रिमिनल एंड सिविल ऑफेंसेस, एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, एक्सेप्शंस अगेन मैंने पूरा लिस्ट आउट कर दिया है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। प्रोहिबिशन इज
literally means to forbid. Now what it means is these are issued by high court to a lower court or tribunal, यानी कि जुडिशरी में ही चल रहा है ये, to prevent the latter from exceeding its jurisdiction. यानी कि एक कोर्ट सपोज अपनी jurisdiction इंक्रीज करता है, अपनी jurisdiction को एक्सटेंड करता है, उसके बाहर जाके कोई काम कर रहा है, in that case also the higher court can ask कि भाई तुम अपनी हदें क्रॉस कर रहे हो, so stay in your constitutional limit. Okay, किसके अगेंस्ट किया जा रहा है? जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज में कौन सी आ रही है? फॉर एग्जांपल जो कोर्ट एग्जैक्टली नहीं है बट कोर्ट के जैसे कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनएचआरसी हो गया, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी. एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया. और किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ जुडिशरी के अगेंस्ट है, ये याद रखिएगा. लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के अगेंस्ट भी नहीं किया जा सकता. ऑलराइट, नेक्स्ट सर्शियरी, which means to be certified or to be informed, यानी कि किसी को इन्फॉर्म करना. और ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए या ट्राइब्यूनल के लिए होता है. टू आस्क देम, लोअर कोर्ट को बोलना कि जो आपके पास में एक पेंडिंग केस है वो मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर जो आपने ऑर्डर दिया है उसको क्वैश होल्ड करना कि वो ऑर्डर सही नहीं है, वो दैट वुड नॉट होल्ड एनी फर्दर. सो अब ये किस ग्राउंड पे इशू की जा रही है? वो है एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, यानी कि जुरिसडिक्शन क्रॉस करना या फिर लॉ में गलती होना. ठीक है, मैंडेमस में कोर्ट लोअर कोर्ट को कह रहा था कि आप अपना काम कीजिए, अब पब्लिक अथॉरिटी को कह रहा था कि अपना काम कीजिए जो आपको करना है. यहाँ पे सर्शियरी में कह रहा है कि काम मत कीजिए, जो आप चीज इलीगल कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ योर बाउंड्स कर रहे हैं, उसको मत कीजिए. ठीक है, यानी कि वहां पे एक्टिविटी प्रमोट की जा रही थी, यहाँ पे इनएक्टिविटी प्रमोट की जा रही है. और किसके अगेंस्ट की जा सकती है? क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडीज. और सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कहा था कि अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज टू, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं की जा सकती और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के अगेंस्ट नहीं की जा सकती. रिट्स को प्लीज आई वुड अगेन रिकमेंड कि जो जितना मैंने पढ़ा है ये काफी है. रिट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन हर साल आ रहा है इस पे. क्वो वारंटो, which literally means by what authority? It is issued by court to inquire into legality of claims of person to public office. यानी कि एक इंसान किसी पब्लिक ऑफिस पे जो होल्ड कर रहा है उसके क्लेम को कि वहां पे what is the basis behind him holding that public office, that can be challenged through this writ. ठीक है, ये उन केसेस में किया जा रहा है जहां पे there is usurpation of substantive public office, यानी कि कोई बंदा इलीगली एक ऑफिस में जाके अथॉरिटी प्रेजेंट कर रहा है, अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, और वो एक सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस है जो परमानेंट कैरेक्टर का है, यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, पब्लिक परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं. ओके, किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता? मिनिस्टरियल ऑफिस के अगेंस्ट या प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट. और अनलाइक अदर रेट्स, जो बाकी रेट्स हैं उनसे अलग यहाँ पे सिर्फ वही इंसान नहीं कर सकता जिसकी सीट सपोज कोई और हड़प के बैठा हुआ है, या जो उसके अलाउ नहीं कर रहा कि वो अपने पोजीशन पे काम करे, बल्कि कोई और इंसान भी कर सकता है. ठीक है, नाउ ये आर्टिकल 32 था, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इस पे 3 क्वेश्चन आए हैं, हम लेट्स सी दोस क्वेश्चंस. फर्स्टली, केएस 2021 में मैच करने के लिए पूछा हुआ था. ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज इसको देखिए और कमेंट कीजिए आंसर क्या है. आई विल शेयर द आंसर देयर ओनली. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 3. डू कमेंट द आंसर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टडी. इसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 33. This is regarding members' right, fundamental rights of members of armed forces. See, armed forces के जो members है, they don't have absolute fundamental rights. They don't enjoy fundamental rights like other citizens. They have restrictions, जैसे हमने पढ़ा, there can be reasonable restrictions उन grounds पे कि state कर सकती है. For example, national security के demand है,
ठीक है, तो स्टेट कैन impose certain restrictions on working conditions of military or paramilitary staff. ठीक है, Parliament has power to abrogate or restrict any fundamental rights of the member of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces. ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? टू इंश्योर दैट देयर इज डिसिप्लिन एंड देयर इज प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज. ठीक है, आपके ड्यूटी और डिसिप्लिन के बीच में आप सपोज आपको बोला जाता है कि आपने सुबह 5 बजे उठ के you have to go on rounds of streets of Jammu. You cannot say that I have right to sleep and a right to life. ठीक है, so I will not go. That is not there. It is to ensure discharge, discipline. It is to ensure discipline and proper discharge of duties. They are issued by Parliament. यानी कि आर्टिकल 23 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटर नहीं लगा सकता. और इसी के तहत आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, बीएसएफ एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जो प्रॉपरली स्पेसिफाई करते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस किस के लिए वो अप्लाई हो रही हैं. और रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 के अंदर, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच, एसोसिएशन, प्रेस, डेमोन्स्ट्रेशंस. और इसमें इंपॉर्टेंटली नॉन कॉम्बैटेंट्स जो इन यूनिट्स के अंदर या इन सर्विसेज के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल बार्बर्स, ठीक है, टेलर्स एटसेट्रा, इन सब के ऊपर भी अप्लाई हो रही है. ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लॉज हैं ये कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम रिट ज्यूरिसडिक्शन. जैसा हमने कहा कि कुछ चीजें अगर स्टेट स्पेसिफाई करे, पार्लियामेंट स्पेसिफाई करे तो वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन से. आर्टिकल 34 इज अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल्स जब मार्शल लॉ एक एरिया में फोर्स में है. मार्शल लॉ जो है इट इज बेसिकली रूल्ड बाय मिलिट्री, और ये उस सिनेरियो में होता है जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री कंडक्ट कर रही होती है. बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिनेरियो है. फॉर एग्जांपल वॉर के टाइम पे ऐसा हो सकता है. और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि इंग्लिश कॉमन लॉ से ये प्रैक्टिस ली गई है. और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया कि मार्शल लॉ होता क्या है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कुछ प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग कि पार्लियामेंट किसी भी एक इंडिविजुअल को इंडेमनीफाई, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या कोई और इंसान को इंडेमनीफाई कर सकता है. इंडेमनीफाई होता है माफी देना, गिल्टी नहीं होल्ड कर सकते कोई भी एक्ट के लिए जो उसने मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर के रिगार्डिंग किया हो किसी भी एरिया में जहां पे मार्शल लॉ इन फोर्स है. ठीक है, अगर आपने सपोज कोई एक्ट किया जो ऑर्डिनरी सिनेरियो में इलीगल कंसीडर किया जाए, बट क्योंकि मार्शल लॉ था तो पार्लियामेंट आपको उस एक्ट के रिगार्डिंग इंडेमनिटी यानी कि इम्यूनिटी या फिर माफी दे सकती है जब मार्शल लॉ फोर्स में था. ठीक है, और अगर सपोज कोई एक्ट पास किया गया हो, कोई सेंटेंस, कोई पनिशमेंट पास की गई हो, उसको भी पार्लियामेंट वैलिडेट कर सकती है वंस मार्शल लॉ गेट्स ओवर. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इंडेमनिटी जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती. ठीक है, और कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव मार्शल लॉ इंपोज कर सकता है. ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है. और ये इम्प्लिसिट है आर्टिकल 34 में, एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ये आपने इस सिनेरियो में मार्शल लॉ अपहोल्ड करना है. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. यानी कि मार्शल लॉ लगने के कारण अपने आप में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हेबियस कॉर्पस रिट सस्पेंड नहीं होता. यानी कि हेबियस कॉर्पस रिट व्हिच इज बुलवार्क ऑफ लिबर्टी is not suspended automatically. Alright, important fact है. और अब देखते हैं आर्टिकल 35. सो आर्टिकल 35 हमने जो पूरी फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हुए देखा कि कई सारे फंडामेंटल राइट्स थे. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 था, आर्टिकल 22 था, जिसमें there were various laws that were formulated by parliament to give effect to those fundamental rights. ठीक है, तो पार्लियामेंट की जो पावर है टू फ्रेम लॉज टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, वो आर्टिकल 35 से आती है. ठीक है, और ये जो पावर है ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास में, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव के पास में नहीं है ये. और इसके पीछे रीजन है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना थ्रू आउट द कंट्री. और एक और इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन यहाँ का है कि कोई भी लॉ जो विच वाज
इन फोर्स ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, शुरू हुआ था, कोई भी लॉ जो उस टाइम पे फोर्स में था वो चलता रहेगा अनलेस एंड अंटिल इट इज रिपील्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जब तक उसको चेंज या खत्म नहीं करती तब तक वो लॉ चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट किए हैं और इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अब इसके बाद हम थोड़ा और तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। इसके बाद में कॉन्सेप्ट कम है और फैक्ट ज्यादा है, और हम वो डिस्कस करते रहेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। याद कीजिएगा आर्टिकल 23। यस, इट इज ट्रू। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन सा है? आर्टिकल 23 एंड 24। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं, याद कीजिए आर्टिकल 17 के अंडर था। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, नो, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। आर्टिकल 29 30 से डील करता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, आर्टिकल 24 है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन कैन इजीली बी आस्क्ड इन स्टेट प्रीलिम्स। ठीक है, जेकेपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, और अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए और समझ लिए तो ये आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देन अबाउट राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हमने डिस्कस किया है। अब कौन सा आर्टिकल है इसको आप देखेंगे और इजीली आंसर कर पाएंगे। सिमिलरली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट है which guarantees one's right to marry the person of one's choice? ठीक है, right to marry is part of right to life which is part of article 21. so friends, हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोला है कि वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले डिस्कस भी करेंगे और कमेंट कीजिएगा उनके आंसर्स। विद दैट इन माइंड, let's call it a day on this lecture. Thank you. See you in the next lecture. Thank you.